गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। हम आपको पल पल हर वैकेंसी की, उत्तर प्रदेश हो या भारत सरकार की हो, कोई भी वैकेंसी हो, हम आपको पल पल अपडेट देते चले आ रहे हैं। आंगनवाड़ी भर्ती की हमने आपको अपडेट दी ही है और हर पल की अपडेट दी है। साथ ही साथ जो ECCE एजुकेटर की भर्ती है वो भी आपकी चल रही है अभी, और नए नए जिलों में, जिन जनपदों में आ चुकी है उनको छोड़कर जो बचे हुए जनपद हैं उनमें बराबर नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपके सामने दो जनपद जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उनकी पूरी डिटेल लेकर उपस्थित हुए हैं, और इसमें कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से फॉर्म आपका अप्लाई होगा, क्या इसके लिए योग्यता चाहिए होती है, मिनिमम एज क्या होगी, और कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ जानकारी आपको पूरी मिलेगी और उसी के साथ आपको आगे आने वाली भर्तियों के बारे में भी हम बराबर जानकारी देते रहेंगे। बात करते हैं हम ECC एजुकेटर। ठीक है, ये है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो ये देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने देखा होगा पहले सरकारी स्कूलों में एडमिशन जो होते थे वो 6 साल की उम्र में क्लास 1 में हो पाता था। 6 से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। होता क्या था, अब 6 साल का बच्चा इंतजार करे एडमिशन के लिए, उससे पहले ही प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते थे, 3 साल का बच्चा हुआ उन्होंने प्ले ग्रुप में डाल दिया, एडमिशन ले लिया। तो अब गार्जियन इतना इंतजार क्यों करेगा, 3 साल बच्चे को घर क्यों बैठा लेगा, वो क्या करता था, प्राइवेट में अपने करा देता था एडमिशन। तो उसी को, प्राइवेट की तरफ बच्चा ना भागे, गार्जियन प्राइवेट की तरफ ना जाए, इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक योजना लॉन्च की, जो योजना थी बाल वाटिका। बाल वाटिका यानी बच्चों की फुलवारी कह लीजिए, या बच्चों की क्यारी कह लीजिए, एक बगिया, बच्चों की बगिया, बच्चों की एक फुलवारी वाली बगिया। ठीक है, तो बाल वाटिका का जो शुरुआत की गई उसमें 3 चरण रखे गए, या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। BB1 यानी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 1 में आपके 3 से 4 साल के बच्चे आते हैं, 2 में 4 से 5 साल, और 3 में आपके आते हैं 5 से 6 साल। 6 साल का बच्चा फिर क्लास 1 में ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है। तो अब बाल वाटिका तो शुरू कर दी, इसे संचालित कहां किया गया, आंगनवाड़ी केंद्रों में। आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में सरकार ने बना दिया। अब हुआ क्या, आंगनवाड़ी में, चूंकि आपको पता ही आंगनवाड़ी में बहुत सारे कार्य रहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका 2 ही होती हैं, उनकी दोनों की इतनी हाई क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री की जो है अब इस बार जो है वो इंटर क्वालिफिकेशन की है, वरना पहले तो हाई स्कूल वाली कार्यकर्त्री बन गई थी और 5वां पास 8वां पास सहायिकाएं बन गई थी। तो उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो छोटे बच्चों को संभाल पाए, छोटे बच्चों को पढ़ा पाए। तो अब आवश्यकता किसकी हुई कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर एक टीचर भी चाहिए। अब वो टीचर कौन होगा, उसके लिए कैसे उसकी वैकेंसी आएगी या कैसे भर्ती की जाएगी, वो प्रक्रिया शुरू हुई, और उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने ECCE एजुकेटर अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक एजुकेटर, जिसे हम शिक्षक भी बोल सकते हैं एक दूसरे रूप में, कि उस शिक्षक की नियुक्ति आखिर करना जरूरी हो गई, और वही शिक्षक आपका जो है बाल वाटिका को पढ़ाएगा। अब अभी देखिए, इसकी एक एक वैकेंसी एक आंगनवाड़ी केंद्र में हो रही है, लेकिन सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी ये भर्ती नहीं हो रही है, केवल कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही है। कोलोकेटेड हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, फिर एक बार बता दे रहे हैं। कोलोकेटेड का मतलब होता है ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में स्थित हैं, जो उसके परिसर के अंदर बने हुए, उन्हें कोलोकेटेड बोलते हैं। और सरकार इन पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है, काफी पैसा खर्च कर रही है। हर सेंटर के लिए, हर आंगनवाड़ी सेंटर के लिए खिलौने,
वगैरह, स्टेशनरी के लिए पैसा आता है, खिलौनों के लिए पैसा आता है, बच्चों के तरह तरह की एक्टिविटी कराने के लिए पैसा आता है, बच्चों के सामान के लिए पैसा आता है। मतलब बहुत सारा सरकार पैसा दे रही है जिससे कि उसमें नए नए क्रियाकलाप कराए जाते रहें। लेकिन ये सारे क्रियाकलाप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कराया जाना संभव नहीं है, इसीलिए ईसीसी एजुकेटर की भर्ती करना अनिवार्य हो गई। तो अभी केवल ये उन केंद्रों में हो रही है जो कोलोकेटेड हैं। आगे आने वाले समय में ये सारे केंद्रों में होगी और जरूरत समझी जाएगी जहां बच्चे अधिक होंगे वहां एक से अधिक भी एजुकेटरों की तैनाती की जाएगी। तो वेतन इसका जो है, सबसे पहले हम वेतन पे चर्चा करेंगे। वेतन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आता है कि हम एजुकेटर बन गए तो हमें क्या मिलेगा, मानदेय कितना मिलेगा। तो मानदेय आपका मिलेगा वेतन 10,313, जो कि पूर्णतया आपका पूरा का पूरा 10,313 मिलेगा। इसमें कुछ भी कटपिट नहीं होगा। और इसी के साथ साथ ये वेतन आपका इतना है। अब आप सोचेंगे वेतन 10,000 कम है। 10,000 कम है, मानते हैं हम वेतन कम है, लेकिन प्राइवेट में आप अगर पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट वाले 3 से 4,000 ही देते हैं। कहीं कहीं तो 1,500, 2,000, 2,500 भी दे रहे हैं, कहीं हो सकता है 6,000 भी दे रहे हो। लेकिन अधिकतर जो है 3 से 5 के बीच में मिल रहा है। इससे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में सैलरी नहीं मिल रही है। तो उसके हिसाब से ये जस्ट डबल से भी ऊपर है, तो आपके लिए ये पर्याप्त है। खैर पर्याप्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो है सही है, बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें आपको 12 बजे तक ही बच्चे रोकने हैं। 12 बजे के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। 12 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ करना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कौन कौन से जनपदों में ये आई हुई है इस समय। ठीक है, तो एक तो आपका जनपद चंदौली है। चंदौली का नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, यानी 4 तारीख को जारी हुआ है। एक है अमेठी। अमेठी का नोटिफिकेशन जो है आपका पहले जारी हो चुका है, ये 29 तारीख को जारी हुआ था। तो इसके लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं फॉर्म पड़ते हुए, और इसमें अभी कल से ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो अब हमने चंदौली और अमेठी दोनों इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इनकी लास्ट डेट जो है आगे है। अमेठी हमने अभी आपको अमेठी की अपडेट नहीं दे पाए थे हम, इसलिए आज इसे हम लेकर आए हैं। तो देखिए चंदौली में कुल पद कितने हैं? 90 पदों पर इसमें भर्ती हो रही है। अमेठी में 130 पदों पर भर्ती हो रही है। दोनों देख लीजिए आप। इसमें दूसरी बात यह, आप जहां से चाहे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको जरूरी नहीं है कि आप जिस गांव से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहीं के निवासी हो, जिस जिले से अप्लाई कर रहे हैं वहां के निवासी हो। आप जहां से चाहें, जहां आप रहते हैं वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहां आपको सुविधा हो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट देखिए, चंदौली का विज्ञापन कल जारी हुआ है, लेकिन इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 फरवरी है। और इसका 29 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी लास्ट डेट 14 फरवरी है। ठीक है, तो अगर इसका विज्ञापन पहले भी जारी हो गया कोई दिक्कत नहीं, इसकी लास्ट डेट इससे 2 दिन बाद में ही है। तो अगर आपने अभी तक अमेठी के हैं रहने वाले, अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, तो आप इसमें फॉर्म डाल दीजिए क्योंकि 14 लास्ट है। और अगर आप चंदौली के रहने वाले हैं तो आप इसमें फॉर्म 12 तक डाल सकते हैं। तो ये तो अंतिम तिथि की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, योग्यता क्या चाहिए होती है। तो योग्यता आपका स्नातक जो है वो गृह विज्ञान विषय के साथ होना चाहिए। अब आप सोचेंगे, अब देखिए आप सोचेंगे कि गृह विज्ञान से तो महिलाएं ही करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये वैकेंसी आपकी महिला और पुरुष दोनों के लिए है। महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। पुरुष कौन डाल सकते हैं? गृह विज्ञान से तो करते नहीं है, कोई बात नहीं। पुरुष ने खाली स्नातक किया हो, उसके साथ एनटीटी, एनटीई, डीपीएससी या सीटी नर्सरी में से कोई भी एक डिप्लोमा इन्होंने कर रखा हो, कम से कम 2 वर्षीय। ये डिप्लोमा कितना वर्षीय होना चाहिए? कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा इन्होंने कर रखा हो, तो वो आपका स्नातक के साथ, अगर ये डिप्लोमा है, स्नातक में गृह विज्ञान नहीं भी है तो डाल सकते हैं। लेकिन अगर स्नातक में गृह विज्ञान है तो आप बिना किसी डिप्लोमा के फॉर्म भर सकते हैं। अब चूंकि गृह विज्ञान के साथ स्नातक जो होता है वो लड़कियां ही करती हैं, तो उसमें अधिकतर लड़कियां इधर आएंगी, और लड़कों के लिए ये ऑप्शन इन्होंने खोल रखा है, यानी पुरुष और महिला दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, कोई आपको इसमें परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा बिल्कुल देनी ही नहीं है। चयन आपका सीधे सीधे मेरिट के आधार पर हो जाएगा, बिना परीक्षा के चयन हो रहा है। ठीक है, आयु सीमा जो है आपकी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आपका SC, ST और OBC इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो ये छूट आपकी दी गई है 5 वर्ष की, SC, ST और OBC के लिए। तो OBC, SC, ST के कैंडिडेट हैं, आरक्षित वर्ग के हैं,
तो वो यहाँ 40 की जगह 45 वर्ष के हैं तब भी फॉर्म डाल सकते हैं। और जनरल वाले कैंडिडेट 21 से 40 वर्ष की आयु में फॉर्म, इतनी अगर उम्र में फंस रहे हैं तो फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म डालने का कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, ठीक है। फॉर्म शुल्क जो है वो 0 है, बिल्कुल एकदम 0। आवेदन शुल्क क्या है? 0 है, कोई भी आपसे पैसा नहीं जा रहा है। फॉर्म इसका कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले आप सेवा योजना पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद आप जब वैकेंसी में देखेंगे तो जहां पर आपकी इन 2 जिलों की वैकेंसी शो हो रही है वहां अप्लाई नाउ करेंगे, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फॉर्म पहले ही फिल हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन करते समय, और डॉक्यूमेंट्स भी पहले ही अपलोड हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि सेवा योजना पर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप केवल इसी में फॉर्म डाल सकते हैं, और जो भी वैकेंसी निकले आपके लेवल की है, आपका क्वालिफिकेशन उसमें फिट बैठ रही है तो आप उसमें तुरंत अप्लाई नाउ कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी आवेदन प्रक्रिया कौन से पोर्टल से करना है? सेवा योजना पोर्टल से करना है, रोजगार संगम जिसे बोलते हैं उस पोर्टल से आपको करना है। सबसे देखिए, रोजगार संगम पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रखिए। आप अगर अन्य जिलों से भी हैं, इन 2 जिलों से नहीं, अन्य जिलों से भी हैं, तब भी आप करके रखिए, क्योंकि सारे जनपदों में इसकी वैकेंसी आने वाली है। जिनमें निकल गई वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिनमें आनी बाकी है, ठीक है, वो भी हमने आपको बताई थी। जनपदवार जो है वो समस्त कौन से जनपद में कितनी वैकेंसी है वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर पुरानी वीडियो को देखिए। ईसीसी एजुकेटर की मेरिट कैसे बनती है, कौन से जनपद में कितनी वैकेंसी है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहती है, सब कुछ हमने आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है। 3 अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगी, उनमें देख लीजिए। अब बात करते हैं हम, देखिए, तो सेवा योजना पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करके अपना रखिए, क्योंकि अगर आप इसमें नहीं किसी और में डाल सकते हैं, बहुत सी उसमें वैकेंसियां आती रहती है, निकलती रहती हैं, तो आप सेवा योजना पोर्टल से देखिए। अब ये है क्या? आउटसोर्सिंग से है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग ये होता है, इसमें कंपनी ठेका लेती है भर्ती करने का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कंपनी अपने मन के हिसाब से सबको लगा देगी, ऐसा नहीं। कंपनी का काम होता है फॉर्म एकत्रित करना और उन्हें चयन समिति तक भेजना, ठीक है, छटनी करके चयन समिति तक भेजना। अब सपोज करिए फॉर्म, और चयन समिति में कौन कौन होता है? तो चयन समिति जो होती है वो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाती है। एक जिला अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, फिर सचिव उसका होता है, वो अपर जिला अधिकारी लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद बीएसए जो होता है वो सदस्य सचिव होता है, जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है वो भी सदस्य होता है, और उसके अलावा 2 सदस्य जो जिन्हें जिला अधिकारी मनोनीत करता है, ऐसे वो 2 सदस्य रहते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से चयन समिति का निर्माण होता है। वही चयन समिति अपना जो है अंतिम निर्णय चयन पर देती है। देखिए, अब ऐसा नहीं, चूंकि आउटसोर्सिंग है, कंपनी लगाती है, तो कंपनी ने कुछ गड़बड़ी की थी, कुछ पहले जनपदों में फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसके बाद मेरिट भी आउट हुई थी, उन्हें कैंसिल किया गया। कैंसिल इसीलिए किया गया क्योंकि उसमें धांधली के आरोप लगे, तो मतलब जो है जिलाधिकारी ने पूरी कैंसिल करके कहा नए सिरे से इसकी मेरिट बनेगी, नए सिरे से आवेदन भी मांगे जाएंगे और नए सिरे से फिर से मेरिट बनेगी। तो धांधली की आप उम्मीद मत रखिए कि इसमें धांधली होगी, नहीं होगी, ईमानदारी से भर्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मतलब जो है फॉर्म अप्लाई करिए, ईमानदारी से भर्ती होगी। इसमें ऐसा नहीं कि आपको मतलब जो है धांधली, आप सोच रहे हैं धांधली नहीं होती है भाई, धांधली के जमाने चले गए। अब उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और धांधली नहीं हो रही है, भर्तियों में धांधली नहीं हो रही है। लोग कहेंगे, आपसे कहेंगे नहीं पैसा चलता है, ये चलता है, वो चलता है, कुछ नहीं चलता है। अगर आपके पास टैलेंट है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखिए इसकी मेरिट कैसे बनती है। तो इसकी मेरिट बनने के लिए देखिए 10th के नंबर जुड़ेंगे, 12th के नंबर जुड़ेंगे और स्नातक के नंबर जुड़ेंगे। अगर गृह विज्ञान से किया है तब स्नातक के जुड़ेंगे, और अगर गृह विज्ञान से नहीं किया है तो आपके एनटीटी, एनटीई, डीपीएससी और सीटी नर्सरी, ठीक है, इनके नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। अगर स्नातक गृह विज्ञान से किया तो इसके जुड़ेंगे, अन्यथा इसके जुड़ेंगे। अब कैसे जुड़ते हैं, जैसे सपोज करिए आपके, कम लिख रहा हूं मैं, चलिए 10th में 80% है, 12th में आपके
70% है। स्नातक अगर आपका गृह विज्ञान से है, इसमें आपके 70% है। ठीक है, तो आपका इन तीनों का योग हो जाएगा, तो यह आपको हो जाएगा 8 7 15 7 22 220। ठीक है, अब इसका प्रतिशत योग औसत निकालना है, प्रतिशत औसत निकालना, 3 से भाग दे दीजिए। 3 7 21, 3 1 कम, 3 7 21, 1 3 3 9। ठीक है, अब इसे भाग देंगे तो देखिए 3 7 21, 21 1 बचा, 10 हुए, 3 3 9, 1 बचा, फिर 10 हुए, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से 3 3 3, इस तरह से ये आपका प्रतिशत औसत निकल के आ जाएगा और इसी के आधार पर चयन होगा। ठीक है, अब सपोज करिए किसी के पास स्नातक में गृह विज्ञान नहीं है, तो मार्कशीट आपको ये लगानी पड़ेगी, लेकिन नंबर किसके जुड़ेंगे जाके, सपोज करिए यहाँ 90 नंबर ले आया ये, तो इसके 90 यहाँ से जुड़ेंगे, तो इस हिसाब से आपका बनेगा। तो ये आपकी मेरिट प्रक्रिया रही, पूरी हमने आपको जानकारी दे दी। और अगर कोई भी फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आपको परेशानी इसमें आ रही है, फार्म फिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखिए, और मेरिट इसकी कब आउट होगी अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फार्म लास्ट डेट निकलने के थोड़े दिन बाद ही, लगभग आप ये मान चलिए 1 महीने के अंदर, जिस दिन आपकी लास्ट डेट निकलेगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर मेरिट प्रक्रिया पूरी जारी होगी और बाकायदा इसकी लिस्ट जारी होती है। उसके बाद अगर आपका नाम है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद सेम डे, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे या जिस दिन आपको स्कूल, उसी दिन आपको स्कूल अलॉट कर देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट बनने के बाद आपका चयन हो गया, अब आपको बुलाएंगे स्कूल अलॉटमेंट के लिए, अर्थात जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र है उसका अलॉटमेंट। अब आप जो पहले नंबर पे होगा उसे पहले चांस मिलेगा, कौन सा आपको चाहिए, उसने जो लॉक कर दिया वो हट जाएगा, फिर बचे हुए ऐसे करके आपके लॉक करते चले जाएंगे वरीयता के हिसाब से। और जैसे जैसे आप लॉक करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको अलॉटमेंट लेटर, आपका नियुक्ति पत्र आपको निर्गत किया जाता रहेगा और तुरंत का तुरंत आप अगले दिन जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगले दिन से आपका वेतन बनना स्टार्ट। तो लंबी प्रक्रिया नहीं चलेगी, 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया ये निपट जाएगी। लास्ट डेट के 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरी प्रक्रिया निपटने का चांस है। बाकी कहीं किसी जनपद में अगर देर हो रही तो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए साथियों, मैंने आपको पूरी कोशिश की है इसकी समस्त जानकारी देने की। फिर भी अगर कहीं कोई अगर आपको लग रहा है कि जानकारी छूट गई, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।